हेलो एवरीवन, रज़ी मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि मौजूदा पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा टॉर्चर और एक दहशत, एक तरह का बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग, झूठ, नफरत इस हद तक आ गई है कि वो अब आम आदमी की जहन में पूरी तरह से रच बस गई है। आपने देखा कि किस तरह से लिंचिंग्स में बर्बरता की इंतहा हमें नजर आई। आपने ये भी देखा कि किस तरह से लोगों को लव जिहाद के नाम से मारा गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया या उनको अलग कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही निगेटिव चीजें हमारे भारत में चल रही हैं, फैल रही हैं, फल फूल रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली स्टेट कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है। ये सबसे अनफॉर्चुनेट थिंग कैन बी हैप्पीएस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो हो रहा है और स्टेट की पूरे सपोर्ट के साथ हो रहा है। इसी में से एक केस है कि स्टेट मुसलमानों को, माइनॉरिटीज के नाम पर मुसलमानों को पिकअप करती है, उन पर झूठे इल्जाम लगाती है और उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। और जब तक उन पर कार्रवाई होती है, ट्रायल्स होते हैं, उनको जेलों में रख के मारा जाता है, जदों को इस तरह से किया जाता है। थर्ड डिग्री, यानी एक आम इंसान को आप घर से उठा रहे हैं क्योंकि वो उसके घर में उर्दू की किताबें थी, या उसके घर में जो है उसका नाम किसी ने ले दिया लड़के का, आपने उठाया और उसको एनएसए और एनएपीए लगाकर टेररिस्ट धाराएं लगाकर उनको जेलों में डाल दिया गया। और फिर उनका ट्रायल होता है वहां, और मतलब सिर्फ पूछताछ ही नहीं या मारपीट या जदोकोब नहीं होता है, उनको थर्ड डिग्री दिया जाता है। वो नफरतें जो सिस्टम में सरायत में बैठी हुई हैं, सरायत कर चुकी हैं, वो लोग अपनी नफरतें उन मासूमों पर निकालते हैं थर्ड डिग्री की शक्ल में। और फिर बाद में पता चलता है 8 साल में, 10 साल में, 18 साल में, 20 साल में, 15 साल में, और कभी कभी 22-25 साल में। अभी आपने देखा था कि 120 लोगों को 22 साल में के बाद छोड़ा गया, 25 साल के बाद। तो इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं, ये एक दो होते तो नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद इवेंचुअली बढ़ रही है। हमारी एक दोस्त है, हमारी एक जर्नलिस्ट है दिल्ली की, मनीषा भल्ला, उन्होंने किताब अपने एक को ऑथर के साथ मिलकर लिखी है, और वो किताब जिसका नाम बाइज्जत बरी है, उसमें उन्होंने इस तरह के जो लोग बाइज्जत बरी होकर आए हैं उनसे बात करके उन तमाम वाकयात को जो उनके साथ हुए और किताब की शक्ल दी है। आज हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि इन वाकयात में कितना सच है और कितनी कहानियां हैं। आइए बात करते हैं मनीषा भल्ला के साथ। आज हम बात करेंगे बाइज्जत बरी। एक बुक आई है जो मनीषा भल्ला साहिबा ने लिखी है। मनीषा इज अ जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, दिल्ली, और नाउ शी इज ऑथर ऑफ दैट ब्यूटीफुल बुक। एक ऐसा वाकया जो हमारे मुल्क में, भारत में कमोबेश 3-4 साल से, 5 साल से बहुत ज्यादा देखा जा रहा था। मर्डर, किसी को मार देना मजहब के नाम पर या कुछ पैसों के लिए या कुछ प्रॉपर्टी के लिए आम बात थी, लेकिन सिर्फ मजहब के लिए किसी को बहुत ब्रूटली कत्ल करना, फिर उसकी पिक्चर बनाना, वीडियो बनाना और उनको सारी दुनिया को दिखाना जैसे कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, ये ट्रेंड नया था सिंस लास्ट फ्यू इयर्स। तो इतने सारे वाकयात को कहीं डॉक्यूमेंट कर देना, कहीं समअप करके एक जगह लिख कर रख देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कम्युनिटीज के सामने, उन तमाम लोगों के सामने जो इन वाकयात को पढ़ना चाहते थे, उनसे सीखना चाहते थे कि ब्रूटलिटी जो है वो किस
लेवल तक जा चुकी है और इंसानियत ने इंसान होने पर हमें शर्मिंदा कर दिया है। मैं अपनी तमाम टीम की तरफ से और उन तमाम लोगों की तरफ से जो इसको डॉक्यूमेंटेड देखना चाहते थे, मनीषा भल्ला का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी वाकयात को एक जगह जमा करके किताब की शक्ल दी है। किताब का नाम है बाइज्जत बरी, और हम इसी पर आज मनीषा से बात करेंगे। मनीषा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। शुक्रिया मैम। बिल्कुल, और आपने इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो आपने एक किताब की शक्ल में पब्लिश कराया है, ये बहुत बड़ा काम है। मुझे नहीं पता आप इसको कितना अहम समझती हैं, लेकिन हमारी नजर से अगर देखो तो ये बहुत बड़ा काम है। इजी नहीं था इसको करना, पॉलिटिकली भी और एज एन इंडियन सिटीजन, क्योंकि वहां जो कुछ चल रहा है, इस तरह के काम करने वालों के साथ यूएपीए और एनएसए और क्या क्या चीजें उनके नाम लिख दी जा रही हैं, उनकी किस्मत बनाई दी जा रही है। ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि आप इस सब चीजों को डॉक्यूमेंट करें, प्लीज? जी, तो मैम पहले तो मैं आपका शुक्रिया चाहूंगी कि आपने अपने मंच पर हमें बात करने के लिए कहा, और आपके मंच के जरिए हम लोग अपनी बात को बहुत दूर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो इस किताब की जहाँ तक आइडिया की बात है, वो ये है कि मैं और मेरे जो को ऑथर हैं डॉक्टर अलीमुल्ला खान साहब, हम लोग आपस में जर्नलिस्ट लोग आपस में इकट्ठे कई बार बात किया करते थे। माइनॉरिटी मेरी बहुत लंबे अरसे तक बीच भी रही है इससे पहले, तो हम लोग बात ये किया करते थे कि जो कि बम धमाकों में जो आरोपी होते हैं, जो भी विक्टिम्स होते हैं, जब उनकी गिरफ्तारियां होती हैं तो गिरफ्तारियां इस तरीके से होती हैं कि पूरी सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां घर को आके चौतरफा घेर लेती हैं, पूरी तरह से हॉर्न बज रहे होते हैं, बंदूकें तान ली जाती हैं। एक इस तरह का खौफजदा माहौल कर दिया जाता है कि जैसे एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर दिया होता है। पूरे मोहल्ले और समाज के सामने उस आदमी को घसीटते हुए, पीटते हुए पुलिस वहां पे उसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर उसको ले जाती है। और वो जो कलंक, वो जो दाग जो लग जाता है एक बार आतंकवाद का, वो कभी भी धुलता नहीं है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब ये लोग छूट कर बाइज्जत बरी होकर बाकायदा आते हैं, अदालतें इनको बाइज्जत बरी कर देती हैं, लेकिन समाज, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, नातेदार कभी भी इनको बाइज्जत बरी नहीं करते हैं। बाइज्जत तो छोड़िए, वो बरी ही नहीं करते हैं। इन्हें सारी उम्र ताउम्र इस सामाजिक कलंक के साथ ही जीना होता है। सब लोग इनसे अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। इनको एक अकेलेपन का जीवन बिताने पर ये लोग मजबूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया जो ट्रायल करता है वो बहुत ही खौफनाक होता है। मीडिया इस तरह का ट्रायल करता है कि चाहकर भी इनके परिवारों की, इनके पीछे से कोई मदद नहीं कर पाता है, इनकी कोई मदद नहीं कर पाता है, इनके छूट जाने के बाद भी कोई इनके तरफ जो है वो सहयोग का हाथ नहीं बढ़ाता है। मीडिया में कहीं एक सिंगल लाइन खबर भी नहीं छपती है कि ये लोग जो है उस फलाने बम धमाके से बरी किए जा चुके हैं, इन्होंने वो बम धमाका नहीं किया है। तो ताउम्र इनको सामाजिक कलंक के साथ जीना पड़ता है। तो हमको ऐसा लगा कि मीडिया केवल और केवल एजेंसियों का पक्ष ही दिखाता है, एक तरफा कहानी छापता है आधे आधे पेज की जब ये लोग गिरफ्तार होते हैं। तो हम लोग कम से कम इन लोगों से मिलकर बात कर कर पूरा जो एक दस्तावेज के रूप में कुछ कहानियों को सामने लेकर आए। वेरी गुड। नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमारा समाज आज भी बहुत लगी बंदी एक जो हमारी थिंकिंग है उसी पे चल रहा है। कुछ नया हम सोचना नहीं चाहते, कुछ अलग सोचना नहीं चाहते, और ना हम ये चाहते हैं कि हम डीप इनटू डाइव जाके देखें कि फैक्ट्स क्या हैं। और आपने उन फैक्ट्स पर जो जो केसेस थे उनको एक जगह जमा कर दिया है, जिन लोगों को एनएसए और एनएपीए के साथ बंद किया गया था। कुछ कहानियां आप जानती हैं ऐसी जिनसे आप डायरेक्ट मिली हो आफ्टर, जब वो रिलीज हो गए, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया? कुछ कहानी एक या दो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी कि वो लोग क्या कहते हैं, वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं? मैम पहली बात तो ये कि इसमें हमारे पास 16 कहानियां हैं। ये किताब है। जी इस किताब में हम लोगों ने 16 कहानियां ली हैं। जी लेकिन हम लोगों ने, मैंने और डॉक्टर अलीमुल्ला खान दोनों ने लगभग 26 कहानियां की थी।
अच्छा। आप ये देखिए कि लोगों में इतना डर है कि बाकी लोगों ने विथड्रॉ कर लिया कि हमारी हम्म। कहानी जो है वो नहीं दी जाए। वो लोग इतना डर गए कि उनको ये था कि स्टेट कहीं दोबारा अपील में ना चली जाए, करेक्ट करेक्ट फिर से करेक्ट। जांच एजेंसियां परेशान करना ना शुरू कर दें। जहां तक कहानियों की बात है मैम, तो हम लोग तो सभी के घरों में गए। हम लोग उनके घरों में जाकर उनके परिवारों में रुके, उनके घर के बच्चों से मिले, उनकी पत्नियों से मिले, उनके उनके घर के बुजुर्गों से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले। और हमको कुछ एक केसेस में 2-2 3-3 दिन तो हर केस में लगे, क्योंकि पहली बार में आपसे कोई भी खुलना नहीं चाहेगा। हम्म। वो लोग इतना डरते हैं कि पहली बार में तो बात ही नहीं करते हैं। इनके हम्म। वकीलों के ज़रिए, ऑर्गेनाइज़ेशंस के ज़रिए हम लोगों ने बहुत-बहुत दिन, बहुत-बहुत हफ्ते इन लोगों का विश्वास जीतने में लगा दिए। एक केस तो मुझे याद है, जो कि रेड फोर्ट अटैक वाला जो केस है, लाल किले पर जो हमला हुआ था, उनकी उसकी एक आरोपी थी रहमाना। हम्म। रहमाना मोहतरमा को कन्विंस करने में हमें 2.5-3 महीना लग गया था। ओह माय गॉड। 2.5-3 महीना सिर्फ कन्विंस करने में लगा था, और उनकी स्टोरी करने में हमें लगभग इतने ही महीने लगे थे, क्योंकि वो एक बार में हमें कुछ नहीं बता पाती थी। वो मानसिक तौर पर इतनी अपसेट थी कि हमें टुकड़ों-टुकड़ों में वो कहानियाँ जो हैं करनी पड़ी। इसी तरह से कश्मीर के गुलज़ार वानी हैं, गुलज़ार वानी से हमें बातचीत में बहुत ही दिक्कत आई। वो भी एक बार में बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर पाए हम लोगों से। अब्दुल मुबीन हैं, वो एक बार में हम लोगों से बातचीत नहीं कर पाए। वासिफ हैदर बातचीत नहीं कर पाए। कहानियाँ सभी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। कुछ एक कहानियों में पुलिस की मॉडस ऑपरेंडी अगर हम देखें तो सेम है। बस हम्म। एक पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग है, टॉर्चर सबके सेम है, कहानियाँ सबकी सेम है। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि आपके दिल को कौन-सी चीज़ छू जाती है, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हम लोग एक कहानी कर रहे थे मालेगाँव में। मालेगाँव बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी थे रज्जब अली। हम्म। तो रजब अली उस समय 52-53 साल के थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने जब पुलिस मुझे लेकर गई तो उस दिन मेरा रोज़ा था। तो हम्म। बोले कि मैंने किसी तरीके से 2 खजूर जो हैं वो छुपा कर रख लिए थे अपने कपड़ों में, कि मैं इससे शाम को इफ्तारी कर लूँगा। तो जब पुलिस रिमांड के समय उनको मारपीट कर रही थी, तो तलाशी में उन लोगों को 2 खजूर मिल गए। तो पुलिस को मालूम ही था कि ठीक है, ये शाम को इफ्तारी करेंगे, तो उन्होंने उसके सामने जानबूझकर वो जो खजूर थे अपने जूतों से मसल दिए कि अच्छा ठीक है, इससे इफ्तारी करेगा तू शाम को। हम्म। तो किसी को जैसे होता है ना प्रोवोक करना, हम्म। है ना? धार्मिक जो हाँ, ग्रंथ आस्था हैं है उनके उनकी। पन्ने, हाँ, उनको उसके पन्ने फाड़कर पैरों के तले मसलना, जूतों के तले मसलना, नबी की शान में जो है गुस्ताख गुस्ताख शब्दों को बुलवाना, और थर्ड डिग्री टॉर्चर में अगर आपके मुँह से अल्लाह निकल जाता है तो आपकी मार को दोगुना कर देना। मुझे अभी भी याद है जब रहमाना ने बताया था कि मतलब पुलिस थाने में उनको चप्पलों से, उनको बोले कि मेरे को सिर पे चप्पलों से मेरे को मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया। और थर्ड डिग्री टॉर्चर में जिस तरह से आप यकीन जानिए कि पूरा बदन नंगा करके सुअर का बच्चा लाकर पूरे शरीर के साथ रगड़ देना, मुँह के साथ रगड़ देना। इज हैपनिंग अ, इन इंडिया? हो रहा है ये सब? हाँ जी मैम, जैसे कश्मीर के तारिक डार हैं जो कि सरोजनी नगर बॉम्ब ब्लास्ट के जो आरोपी हैं, उन्होंने बताया उनकी पैंट में चूहे छोड़ दिए गए, नीचे से पैंट बांध दी गई, उनके पूरे बदन को कपड़े हटाकर उस पर लैट्रिन मली गई, सुअर का बच्चा उससे रगड़ा गया, रब किया गया। फिर एनस में पेट्रोल डाल देना, पेट्रोल डालकर उल्टा लटका देना, नीचे मिर्चों का धुआं करके उल्टा पेड़ से लटका देना, हाथ गाड़ी पे सर नीचे करके टांगे ऊपर करके साबुन वाले पानी का तेज प्रेशर मुंह में डालना, है ना? तो फुल एसी, चारों तरफ से एसी चलाकर पूरी तरह से न्यूड बिना कपड़ों के खड़ा कर देना। पेनिस में पूरे कपड़े उतार के पेनिस के होल में रिफिल, जो पेन का रिफिल रहता है उसको इन आउट करना, उसमें करंट देना। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फिर 2-2 मिनट में 2-2 मिनट में 2-2 मिनट में एक ही सवाल करना कि ये बॉम्ब ब्लास्ट तुमने किया ना, ये बॉम्ब ब्लास्ट तुमने किया है, ये बॉम्ब ब्लास्ट तुमने करना किया है ना? तो उससे क्या होता है कि इस तरह की थर्ड डिग्री टॉर्चर और इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ क्या होता है कि आदमी ये कहता है कि हाँ, हाँ, मैंने ही किया है। जैसे हमें एक आरोपी ने बताया, मुंबई जो ट्रेन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वो उसके आरोपी थे। उन्होंने बोला कि मुझे मानसिक तौर पर इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं जितने आज तक बम धमाके हुए हैं, उसका सबका आरोप अपने सिर पर ले लूँ।
है ना? फिर किसी को ये बोल देना कि हम तुम्हारी पत्नी को बुलाकर बेइज्जत करेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाकर बेइज्जत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े माँ-बाप को यहाँ पर पुलिस थाने में बिठा कर रखेंगे। तो अगर कोई आदमी ये सोचता है कि चलो ठीक है, मेरे को शहीद भी हो जाना है, मैं ठीक है, मैं कुर्बान भी हो जाऊँ, लेकिन अगर मेरी पत्नी को पुलिस थाने में बुलाकर बेइज्जत करेंगे या इस उम्र में पेरेंट्स को बुलाएँगे, तब तो ये बहुत ही खराब बात होगी। तो उनके चक्कर में 5-500, 1-1 हज़ार, 15-1500 पेजेज़ के, जैसे रहमाना ने बताया कि वो आँख बंद करके उसने हज़ारों पेजेज़ पे साइन किए। उसपे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं एक रहती हैं, जो कि एक मानवाधिकार का एक मूल एक वो है कि किस पर क्या आरोप हैं, ये तो पता हो, उसको वकील करने की कम से कम परमिशन हो, कम से कम पुलिस डायरी मेंटेन की जाती हो, और पुलिस रिमांड में क्या हो रहा है, कम से कम वो अपने टॉर्चर के बारे में जज के सामने, पेशी के सामने, पेशी जब हो तो बता सकें। ये सब चीज़ें जो है बहुत बुरी तरह से बहुत ज्यादा इग्नोर की सही है। मैंने जो कुछ बताया इसमें मेरे को दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि जब इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो जो कुछ मेंटल इनका है वो तो है, जो ट्रॉमा, जिस ट्रॉमा से ये इवन आफ्टर रिलीज गुजरते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इन्हें कुछ फाइनेंशियल एड देती है, कुछ इनकी हेल्प करती है जब इनको इतने टॉर्चर से गुजरने के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है, तो इनका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई का क्या है? मैम, जितने केसेस हम लोगों ने कवर किए, मैंने और डॉक्टर अलीमुल्ला खान साहब ने, हम लोगों ने अपने केसेस में से सिर्फ 2 केसेस ऐसे पाए जिसमें कि कोर्ट ने ये कहा था कि इनकी जिंदगी का जो समय खराब हुआ है सिर्फ एक गलत जांच की वजह से। तो इन लोगों को गुलजार अहमद वानी कश्मीर वाले और डॉक्टर अब्दुल मुबिन जो सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के हैं, तो इन दोनों को जो है दोषी पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी में से काट के कॉम्पनसेशन जो है वो दिया जाए। दैट तो इज लेकिन गुड, आज तक ऐसा होना कोई चाहिए कोई सारे केसेस में। बेशक कोर्ट ने बोला इन 2 केसेस में, लेकिन कभी किसी को कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया दिया है, नहीं। किसी को भी। आ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हमेशा सरकार की तरफ से एक ये पक्ष हमेशा आता रहा है समय समय पर, और न्यायालयों का भी ये मानना रहा है कि इस तरह से पुलिस का मोरल जो है वो जो है डाउन होगा, पुलिस का हौसला जो है वो गिरेगा। तो पुलिस भी जो है दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं मामलों में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कॉम्पनसेशन सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जब ये लोग बाहर आते हैं तो इनके पास कुछ भी नहीं होता है। आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, ये 4 जो स्टेजेस होती हैं किसी को भी जीने के लिए, जो मूलभूत तरीके, चारों स्टेजेस पर ये लोग बुरी तरह से लुट पिट चुके होते हैं। बस कुछ नहीं होता है, शरीर से ये लोग बेजार हो चुके होते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर सह सहकर, और अंडा भी नहीं देते हैं। कोविड में हम लोग अपने घरों में बंद हुए तो कितने ही स्ट्रेस में हम लोग आ गए थे सबके साथ, जबकि हम लोग अपने घरों में थे और मैदे और बेसन से फैमिली खूब के साथ पकवान बना बना के खा रहे थे। तो आप सोचिए कि अंडा सेल में ये लोग कैसे रहते होंगे, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आती है, ये लोग पाँव नहीं पसार सकते हैं, वहीं अंदर ही इनको मल मूत्र सब कुछ करना है, एक जग सिर्फ पूरे दिन में पानी दिया जाता है, उसी में नहाना है, उसी में वजू करना है, उसी में आपको कुल्ला करना है, उसी में आपको मुंह हाथ धोना है, सब कुछ करना है। और एकदम पानी वाली ऐसे सब्जी दाल रोटी दी जाती है, सूखी ब्रेड, एक रोटी, थोड़ा सा खाना, वो सब इन लोगों को दिया जाता है। दूसरे कैदियों से पिटवाया जाता है, कभी ब्लेड मार दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे आरोप में जो भी लोग जेल गए होते हैं तो उनके ऊपर हाथ आजमा कर लोगों का राष्ट्रवाद बहुत अच्छा सा जागता है, वो देश प्रेम बहुत ही अच्छा उनका बहुत तीव्रता से जागता है। तो इसलिए सारा देश प्रेम वहां पर निकाला जाता है। जैसे राजस्थान के अमानुल्लाह अंसारी बताते हैं कि उनकी बिन नागा उनकी पिटाई की जाती थी, कंबल उनके ऊपर उड़ाकर पूरे जेल के कैदी उनको पीटा करते थे। उनका कसूर क्या था अमानुल्लाह अंसारी का, कि उनके घर से मजहबी दीन की उर्दू में किताबें पकड़ी थी पुलिस ने, वो सिर्फ इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि उन किताबों को ये पढ़ लिया जाए कि आखिर वो किताबें हैं क्या। तो उर्दू के लिटरेचर को ही यहाँ तो आपत्तिजनक सामग्री बताकर हाँ, उनके नफरतें 4 तो साल जो बहुत है दूर जेल तक में पहुंच बर्बाद कर चुकी हैं। दिए गए।
नफरतें असल में इतनी हो गई हैं कि लोग जो हैं वाकई ऐसा, और हो ये रहा है खासतौर से मुसलमानों के साथ, दलितों और क्रिश्चियंस के साथ, और सम एसटीज के साथ भी ऐसे वाकयात हो रहे हैं, लेकिन शायद मुसलमानों के साथ इनकी नफरतें दो बाला हैं। कोई ऐसा वाकया या कुछ आप इसमें कहना चाहेंगी कि जो लोग ये बाहर आते हैं इस ट्रोमा से, उनके लिए कम्युनिटी से कोई या सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्क करती हैं, वो कुछ इनको हेल्प करती हैं या उनकी फैमिली से उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं? हैं? बहुत बड़े पैमाने पर तो हेल्प नहीं हुई है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये हेल्प इतनी ज्यादा बड़ी हेल्प है कि वो सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमने देखा है जो कानूनी लड़ाई है वो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने लड़ी है, और उनकी लड़ाई के बिना शायद ये लोग कभी बाहर भी नहीं आ पाते। और उन्होंने इनको अच्छे वकील करके दिए, उन वकीलों ने इनकी लड़ाई लड़ी, इनकी तरफ से इनका पक्ष रखा, जिस वजह से ये लोग बाहर आ पाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे, लेकिन बाहर आने के बाद की जिंदगी जो होती है वो बहुत ही टफ होती है। उनका ये कहना है कि हम लोग सिर्फ सलाखों से बाहर आए हैं। जैसे एक केस था, उसमें एक आदमी ने हमको ये बोला कि जेल मैंने नहीं, मेरे बच्चों ने काटी है ना। तो एक इतनी बड़ी मदद तो जरूर हो गई बहुत सारे लोगों की कि ठीक है, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने केस लड़ा और इनको सलाखों से बाहर ले आए। लेकिन पीछे से फैमिली और बाहर आने के बाद जो है पूरी जद्दोजहद जो होती है, उसमें कोई बहुत लंबा साथ कोई भी नहीं दे सकता है, वो सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और सरकार को तो ये लगता ही नहीं है कि ये काम भी है करने लायक। करेक्ट। तो जैसे कुछ ऐसे फैमिलीज जिनसे आप मिली हो, बच्चे खास तौर से जो जिनकी एजुकेशन इफेक्ट हुई हो, क्योंकि जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं होंगे, ये बच्चे तो जुर्म मुजरिम के बेटे हुए ना, मुजरिम के बच्चे हुए ना, तो उन बच्चों का सफर, उस फैमिली का सफर करना जब तक ये जेल में है। कुछ कहानियां आप कहना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी उन औरतों की, उन फैमिली मेंबर्स की? सभी नाम मत लीजिए चाहे, लेकिन अगर कुछ बता सके तो। नहीं, जितने केसेस हम लोगों ने कवर किए, किसी भी फैमिली में बच्चे नहीं पढ़ पाए। अब्दुल मुबिन साहब एएमयू में पढ़ रहे थे, और उनका ये कहना था कि वो ये सोच रहे थे कि वो अपनी फैमिली को भी अलीगढ़ में ही सिद्धार्थनगर से शिफ्ट कर देंगे, ताकि वो अपने बच्चों को भी यूनिवर्सिटी के माहौल में रख सके, कैंपस के माहौल में रख सके, और अच्छी उनको तालीम दें। वो अपने बच्चों को डॉक्टरी करवाना चाह रहे थे, वो खुद भी वहां से आयुर्वेद में कुछ कर रहे थे उस समय। तो लेकिन वो करना तो बहुत दूर की बात है, उनके बच्चे बामुश्किल, वो भी बेटियां तो 8वीं 7वीं ही पढ़ पाई, और बेटे भी 10वीं 11वीं तक ही पढ़ पाए। तो जो आदमी अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनवाना चाह रहा था, जो खुद मतलब कि बहुत ही अच्छी तालीम खुद भी ले रहा था, एक एएमयू जैसी जगह पे बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए। वासिफ हैदर थे कानपुर के, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और बेहद पढ़ी लिखी फैमिली से थे। उनकी बेटियां बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, तो उनकी बेटियां घर आकर बोलती थी कि हम स्कूल नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। उन्होंने एक दिन विद्रोह कर दिया, तो उनकी मदर ने पूछा कि क्यों नहीं जाएंगे, बोले कि हमारे स्कूल में बच्चे हमको कहते हैं टेररिस्ट की बेटियां, टेररिस्ट की बेटियां, हम लोग बिल्कुल स्कूल नहीं जाएंगे। तो जो एक खुद इतना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में जो ऊंचे ओहदे पर है, वो अपनी बेटियों को भी खूब अच्छी तालीम, उनकी 2 बेटियां थी, उनको बहुत अच्छी तालीम देना चाह रहे थे, लेकिन वो भी 10वीं 11वीं तक ही, जैसे हम आम घरों की लड़कियां जो हैं वो पढ़ पाती हैं, उसी तरह से उससे भी कम दर्जे में वो पढ़ पाई। इसके अलावा जितने नूरुल हुदा है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए। एक रियाज अहमद है, रियाज अहमद का तो सपना ही ये था कि उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे। उनका कहना था कि मेरा कुल मिला के पूरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना था कि बच्चे पढ़ जाएं, बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। किसी के भी बच्चे नहीं पढ़ पाए, खाने के लाले रहे घर में, वकीलों की फीसें घर में, किराए के मकान घर पे, किसी को कहीं पर कोई पैसा देना है, बीमारी है घर पे, बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। औरतों ने कपड़े सिल सिल के 30-30 रुपए में सूट सिल के घरों के गुजारे किए हैं। तो इस तरह से कोई बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो और फिर बच्चे भी अगर मैं टकराने डायरेक्ट, लगे। जी हाँ बोल,
बच्चे भी बहुत कतराने लगे, अवॉइड करने लगे, सोसाइटी को फेस नहीं कर पाए, तो इसलिए पढ़ ही नहीं पाए। एक पूरी की पूरी जनरेशन, पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद हो गई, आप कह पूरी सकते नस्लें बनो। यही अगर मैं ओपनली कहूँ तो इस गवर्नमेंट का मंशा ही ये है कि नौजवानों को यूएपीए और एनएसए में डाल दो, तो आने वाली नस्ल जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, उसको फिर हमें अब कुछ मैं करने इस की जरूरत ही नहीं गवर्नमेंट की पड़ेगी। बेशक मैं स्पेसिफिकली बात नहीं करूंगी, क्योंकि हमारा जो सर्वे, हमारी रिसर्च इस किताब में काम करते हुए लगी है। हमारा जो नजरिया है वो ये कहता है कि किसी भी सरकार ने मुसलमानों के साथ हाँ, इंसाफ नहीं किया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, नो आई जो नो नो आई एग्री विद यू। अपने आप को ईद पर टोपी पहनकर, जालीदार टोपी पहनकर, जो अपने आप को बहुत धर्मनिरपेक्ष कहते हैं ना, वो सरकारें अदालत के फैसले के खिलाफ अपील में गई हैं, है ना। तो हम लोग तो ये बोलेंगे कि किसी ने कम नहीं किया। हाँ हाँ एब्सोल्युटली, नो नो आई एग्री, क्योंकि ये बहुत शुरू से चल रहा है, और आई थिंक कि आजादी के बाद से अभी तक ये सब चल रहा है। बस ये है कि इधर आकर बहुत ओपनली नजर आ रहा है, अभी खुला जैसे खुला हो रहा होगा, ये हो हाँ, सकता है, यस हो यस सकता वो है ही, लेकिन ये हमेशा से रहा है। हमेशा से है। तो इस नस्ल कुशी को रोकने का, क्योंकि इस मुसलमान और जो हमारे दूसरे माइनॉरिटीज हैं इंडिया की, वो बहुत डरी हुई हैं, जुबान नहीं खोल पा रही हैं, सच का सामना नहीं कर पा रही हैं, सच कह नहीं पा रही हैं। इस सूरत हाल में और इतनी बड़ी किताब लिखने के बाद आपको ज्यादा अंदाजा होगा कि इसका हल क्या हो सकता है। हम इसका हल तो यही हो सकता है कि जो है, एक तो पढ़ाई, तालीम, खैर अब तो तालीम में बहुत ही फर्क है, नजरिए में बहुत फर्क है, पहले वाली बिल्कुल भी बात ही नहीं रही है। लेकिन अगर कानूनी तौर पर कहें, जो मुझे लगता है कि एक तो किताब लिखते हुए हम लोगों ने ये महसूस किया कि एक इंसाफ तो कम से कम होना चाहिए। कि मान लीजिए कि सरोजनी नगर बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ, वो आरोप ये है कि तारिक डार साहब ने किया। तारिक डार साहब वो हैं जो कि जॉनसन एंड जॉनसन जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में कश्मीर के मार्केटिंग हेड थे। बेहद पढ़े लिखे और बहुत ही तालीम याफ्ता और अच्छे परिवार की बैकग्राउंड से हैं तारिक डार। तो 18 साल के बाद आपको ये पता लगा कि तारिक डार ने ये धमाका नहीं किया है। तो हमारी किताब ये सवाल खड़ा करती है कि अगर तारिक डार ने ये धमाका नहीं किया तो फिर किसने किया? फिर किसने किया? आप ये तो बताइए ना कम से कम कि किसने किया है। रहमाना अगर 18 साल का कौन हर्जाना भरेगा? वो कौन भरेगा? रहमाना अगर रेड फोर्ट अटैक की अगर मास्टरमाइंड नहीं है तो फिर कौन है? ये तो बताइए ना आप कम से कम, है ना। रेहाना कितनी देर रही जेल में? रहमाना 8 साल रही हैं जेल में। 8 साल, तो फिर 8 साल का उनका हर्जाना कौन भरेगा? हाँ, वो सबसे बड़ी बात है कि वो अकेली हैं, बूढ़ी हैं, उनके पूरे खानदान ने, सब लोगों ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। उनके पास पैसा नहीं है, रहने को ठिकाना नहीं है, सेहत नहीं है, दिमागी तौर पे पूरी तरह से वो एकदम मतलब कि जाहिर है, जिसको कहते हैं, ट्रॉमा तो आदमी को तोड़ के रख देता है, इमोशनली भी और बात फिजिकली कोई नहीं भी। समझेंगी वो। आप बोलेंगे कि हाँ, आप सवाल करेंगी तो वो आधे घंटे के बाद समझेंगे, और आधे घंटे तक वो इधर उधर की बात ही मारती रहेंगी। आप बोलेंगे कि क्या बोल रही हैं, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये क्या बोल रही है, लेकिन उनको बात ही आधे घंटे के बाद समझ में आती है कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं। तो एक तो ये सब किताब जो है ये सवाल खड़ा करती है। दूसरा ये है कि दोषी ऑफिसर्स जो हैं, जो कि जिन्होंने सबूत जो है क्रिएट किए हैं, इकट्ठे नहीं किए, सबूतों के आधार पे गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, गिरफ्तारियां होने के बाद सबूत गढ़े गए हैं, तो ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात होती है कि ये लोग अपना रोजगार नहीं शुरू कर पाते हैं क्योंकि नौकरी पर इनको कोई रखता नहीं है। रिश्तेदार या कोई दोस्त कोई भी हो, वो कितने लंबे समय तक मदद कर पाएगा? एक हद तक मदद कर सकता है, क्योंकि हद के पार तो सरकारें ही मदद कर सकती हैं। तो सरकारों को चाहिए कि वो कॉम्पनसेशन दे इनको। और एक मीडिया ट्रायल जो है ना, वो सबसे बड़ी बात है कि वो बंद होना चाहिए। पूरा मीडिया जो है वो इतना जुडिशरी समेत सबको खौफजदा कर देता है हो रहा है ना, मीडिया का तो मीडिया इज अ हथियार।
कि हर आदमी इनकी मदद के लिए आगे नहीं, कोई आना ही नहीं चाहता है मदद के लिए, कोई इनकी मदद नहीं करता चाहता है। मीडिया इस तरह का एक मंजर खड़ा कर देता है। मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए, इनकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पर पूरी मदद की जानी चाहिए। इनके बच्चे कम से कम पढ़ सकें जो है, और कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई कर सकता है तो जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरत है। जैसे फिर रहमाना ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनसे बात करूं तो मैं उनसे कितने घंटे बात कर सकती हूँ। कई बार बिल्कुल टाइम नहीं होता है, कई बार हम ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ है। तो मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट या किसी साइकेट्रिक, उनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब्दुल मुबिन ने जैसे मेरे को बताया कि जब वो जेल से छूट कर आए तो वो किसी काम से अलीगढ़ गए हुए थे। वहां पर उनको खबर मिली कि उनकी 8 साल की बेटी नदी में डूबने से मर गई, तो फौरन वापस आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मर गई तो मर गई, मेरे वापस आने से कौन सा वो जिंदा हो जाएगी। बोले मेरे को ना रोना आया ना हंसी आई, जैसे कोई भी सड़क पे मर जाता है, मेरे को ऐसे लगा कि हाँ ठीक है वो मर गई, हाँ ठीक है मर गई। मतलब कि लोग वो ना मर गई पत्थर हो चुके थी, हैं। लिटरली मर गई थी। हाँ जी बिल्कुल, डेथ हो गई थी उसकी, है ना। कहने का ये मतलब है कि मेंटली पूरी तरह से लोग सिक हो चुके हैं, पूरे लोगों के इमोशंस जो है ना वो मर चुके हैं, है ना। जैसे हम लोग गुलजार वानी साहब के जब घर गए थे कश्मीर में, बारामूला, तो जब भी हम उनसे बात करते थे तो वो आधे वो गुमसुम से रहते थे और लगभग 20-25 मिनट के बाद बोलते थे। तो हमें लगा कि पता नहीं हमसे अनकंफर्टेबल हैं या क्या वजह है क्या। तो फिर उनके फादर और भाई ने हमको बताया, बोले कि उनको बात ही आधे घंटे के बाद समझ में आती है। मतलब कि वो इतना फिजिकल टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वो आज भी उस दहशत में और उस डर में है। वो रात को, इनमें से कोई भी रात को सो नहीं पाता है आज इतने सालों के बाद भी, है ना। और ये सब किसी लोग के हैं जो बच्चे 8 साल, सेटल नहीं 6 साल, 10 साल, 12 साल जेल में रहे 15 हैं। साल 12 साल 18 साल, किसी के बच्चे सेटल नहीं है, कोई खुद सेटल नहीं है। शारीरिक तौर पे सबके सब बीमार हैं, सबकी बीवियां बीमार हैं, सबके माँ बाप बीमार हैं। और आज भी कोई दरवाजा खटखटाता है तो वो उस डर तरह का जाते हैं। पैनिक और दिमाग में, जहन में कैसा वो हो जाता है। सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि मान लीजिए कहीं पर भी बम धमाका हो जाता है तो आज भी उसके तार इनके साथ जोड़ दिए जाते हैं। जैसे वासिफ हैदर ने हमको बताया कि देश में कहीं भी बम ब्लास्ट होता है तो वहां का एक राष्ट्रीय अखबार है, वो ये लिख देता है कि इस बम धमाके के तार वासिफ हैदर से जुड़े। तो वासिफ हैदर कहते हैं कि मैं अभी पहले बम धमाके से बहुत मुश्किल से बरी हुआ होता बरी हूँ हुआ हूँ। कि एक और बम धमाके का आरोप जो है वो फटाफट, मतलब कि पूरे शहर में ये बता दिया जाता है कि एक और बम धमाका हो गया जिसके तार मुझसे जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई किसी के जहन में आता भी है कि चलो इनकी मदद करनी है, तो वो मदद कभी हो ही नहीं पाती नहीं हो पाती है। है ओके, ना। अच्छा। अच्छा, इस बम हाँ, धमाके के तार इनसे जुड़े, पूर्व आतंकी लिखा जाता है हमेशा। हाँ, पूर्व, ये पूर्व आतंकी क्या होता है? पता नहीं। हाँ, हाँ। कोई कोई पोस्ट थोड़ा है आतंकी कोई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जब जब ये, मतलब आपको क्या लगता है, ये मुस्लिम मुखालिफ या मुस्लिम जो नफरत फैली है हमारे, ये उसका हिस्सा ही है, पूरी लेकिन तरह से मैम, पूरी तरह से। पूरी तरह से उसका सारी हिस्सा है। गिरफ्तारियां सारी गिरफ्तारियां मजहबी पहचान पर हुई हैं, मजहबी आधार पर हुई हैं। जैसे तारिक डार ने हमको बताया कि जब उनका पुलिस रिमांड में 3rd डिग्री टॉर्चर चल रहा था तो उन्होंने ये बोला कि मेरे को ठीक है आप मार लो पीट लो, लेकिन सिर्फ इतना तो मुझे कम से कम बता दो कि मैंने किया क्या क्या है, क्या है। मैंने किया क्या है, ये तो मुझे कम से कम पता हो। तो पुलिस ऑफिसर ने बोला कि तुम्हें नहीं मालूम है कि तुमने क्या किया है? बोले नहीं मुझे नहीं मालूम है तुमने मैंने क्या किया है। बोले कि तुम लोग खतरा हो, तुम मुसलमान हिंदुत्व के लिए खतरा हो, देश के लिए खतरा हो। तो तारिक डार ने बोला कि तो फिर मैं इसको क्या इस्लाम के अगेंस्ट वॉर समझू? इज दिस अ वॉर अगेंस्ट इस्लाम? तो पुलिस ऑफिसर ने बोला कि तुम्हें आज समझ में आया है, अब समझ में आया है। तो तारिक डार ने बोला कि ठीक है, अगर ये इस्लाम के खिलाफ एक युद्ध है तो फिर मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो साफ मतलब कि बोला जाता है, प्रवोक किया जाता है धार्मिक पहचान के आधार पर, मजहब के आधार पर।
वेरी सैड स्टोरीज, आपने बहुत बहुत हमें अच्छी चीजें बताई हैं, और थैंक यू सो मच वन मोर टाइम के यू डॉक्यूमेंटेड ऑल दीज स्टोरीज, तो एटलीस्ट पीपल विल रीड एंड लर्न के किस तरह से एक मजहब को टारगेट करके 21वीं सदी में जब दुनिया चांद पे जा रही है, हम अपने मुल्क में अपने ही लोगों को मार रहे हैं मजहब के को आधार बनाकर। ये इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कुछ हो नहीं सकता हिंदुस्तान के लिए। आपके आखिरी मैं वर्ड्स बस क्या होंगे? इसका ये आपके मंच के जरिए जरूर गुजारिश करूंगी कि ये यस, किताब हमारी अमेज़न पर 24 घंटे में ये खत्म हो गई थी। इसका हो पहला गया। एडिशन 24 घंटे वेरी में नाइस। अनअवेलेबल हो गया था, और सबसे ज्यादा उस दिन की ये बिकने वाली किताब हो गई थी। और अभी भी मतलब कि हम लोगों को कई मीडिया हाउसेस ने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया के बाद, अरसे के बाद किसी किताब का ऐसा बज़ देखा ऐसा गया वक्त है, देखा है। क्योंकि एक-एक घर में हमने कई-कई दिन बिताकर इस किताब को लिखा है। आप लोगों ने और बहुत मेहनत की है। ऐसी इसका इंग्लिश वर्जन लाना है आपको? बहुत जल्दी आ रहा है, उर्दू वेरी और नाइस, इंग्लिश वर्जन आ रहा है मैम। वेरी और नाइस। सब लोगों का ये कहना था कि 16 कहानियां क्यों? ऐसी कहानियां तो मैम ऐसे हजारों हैं, हजारों। तो ये आप ऐड 16 कीजिए ना कहानियां उसको, जो है, ऐड सिर्फ एक की। बड़ा जो समंदर है ना, ये अत्याचार और यातनाओं का, मजहबी मुसलमान होने के नाते जो यातनाओं के समंदर को एक छोटी सी उसकी तस्वीर पेश करता है। क्योंकि सभी कहानियों को हम लोग भी डॉक्यूमेंट नहीं नहीं कर कर सकते थे सकते। ट्रैवल करके, और हर कहानी पर्सनली ट्रैवल करके उस घर के अंदर बैठकर उनको बात करके जो है वो लिखी गई है। तो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक असलियत से रूबरू होने के लिए मेरे से जो सुना है वो तो बहुत ही कम है, जो पढ़ेंगे वो तो रूह कंपा देने वाला है। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे खुशी है कि इसका उर्दू और इंग्लिश वर्जन आ रहा है। और मैं रिकमेंड करूंगी कि हर इंसान हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में जो पढ़ सकता है इसको पढ़े, खरीदे, अप्रिशिएट करे इसको और इस काम को, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और आप आखिरी वर्ड्स कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मुझे सिर्फ यही कहना है कि जो लोग भी इस तरह से बरी होकर आए हैं, बाइज्जत बरी होकर आए हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हमको कम से कम, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हम फाइनेंशियली उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन सोशली हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं उनके साथ खड़े। उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं, कम से कम तालीम के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि तालीम एक ऐसी है कि अगर एक पीढ़ी पड़ जाती है तो अगली कई पीढ़ियों को वो तालीम याफ्ता कर देती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम मनीषा, जी, एंड आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, ये मंच देने के लिए, हमारी बात पहुँचाने के बिल्कुल, लिए। एनी टाइम। सो आप लोगों से भी है, प्लीज आप ये किताब खरीदें एंड कीप वॉचिंग वतन की बात हम वतनों के साथ ऑन यूट्यूब। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें बताते हैं कि हमारे गेस्ट ने जो कुछ किया है, इतनी मेहनत की है, तो उनका को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस एंड साइनिंग ऑफ। रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओ गॉड। तो आपने देखा मनीषा भल्ला ने जो कुछ हमें आज बताया है, जिस तरह से उन्होंने इन तमाम चीजों का वर्णन किया है, जिस तरह से उनकी वजाहत की है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो मेरे चेहरे पे नजर आ रहा है कि कितना मेरा चेहरा गुस्से से और तकलीफ से है। इसलिए नहीं कि मुसलमानों के साथ हुआ, ऑफ कोर्स वो किसी के साथ भी हो, मुसलमान के साथ होगा तब भी हमें दुख होगा, लेकिन इसलिए कि ये हमारे मुल्क की बदनामी का मतलब बदतरीन कारणों में से एक कारण है। और हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क इसलिए बदनाम हो कि एक मुल्क की मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को उसके अजदाद ने 700 साल पहले, 600 साल पहले, 500 साल पहले उनके सगर दादा, नगर दादा, खैर दादा ने क्या किया, उसका बदला आज आप इस जनरेशन से ले रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी और कुछ हो नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। मैं नहीं ज्यादा डिटेल पर जाना चाहूंगी, क्योंकि इंटरव्यू ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है और आप और मनीषा साहिबा ने बहुत कुछ इसके बारे में आपसे कह दिया है। अब आपकी बारी है कि आप सोचें इस पर कि इसको
किस तरह आपको हैंडल करना है, और उन लोगों को जो छूट कर आते हैं, जो बाइज्जत बरी होते हैं, समाज का उनके लिए क्या तरीक़ा कार होना चाहिए, किस तरह उनको सपोर्ट करना चाहिए और किस तरह उनको हैंडल करना चाहिए, ये आपके करने की चीज है और मैं आप ही पर छोड़ती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।